नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज बात करेंगे हम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के 7वें भाग की 7वें पाठ की। इस वीडियो में बात करेंगे हम अनुच्छेद 22 की, जिसमें हमें दिया गया है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। और इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी समानता के अधिकार की, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक था। और अब हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, जिसे अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित किया गया है। इससे पहले हमने अनुच्छेद 19, जिसमें 6 अधिकारों की रक्षा का वर्णन था, ठीक, और अनुच्छेद 20, जिसमें अपराध के लिए दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी शामिल है। इनको कवर हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक। और अब चर्चा करते हैं हम अनुच्छेद 22 की, जो निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, ठीक। हिरासतें दो तरह की होती हैं भैया। अनुच्छेद 22 जो है वो आपको गिरफ्तारी, जैसे कि आपने कोई कांड कर दिया, आपने कोई आपराधिक कृत्य कर दिया, तो इसमें आपको गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान किया जाता है कि आपको किस डिग्निटी के साथ अदालत तक ले जाया जाएगा, ठीक है। हिरासतें दो प्रकार की होती हैं। पहला दंड विषयक, जो कि कठोर होती हैं, और निवारक, जो कि थोड़ी सी उनसे कंपेयर में कम कठोर होती हैं, ठीक। अब दंड विषयक जो हिरासत है, एक व्यक्ति को दंड देती है। आप समझ सकते हैं दंड विषयक, दंड के विषय में दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है कि भैया ये अपराधी है, इसको आप दंड दो। और निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए, और बिना सुनवाई के कि भैया कोई सुनवाई नहीं हुई, आप दोषी हो, चलो, ठीक। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित ना कर कि भैया जो आपने अपराध किया है उसके लिए हम आपको दंडित नहीं कर रहे हैं, भविष्य में ऐसे अपराध ना करने की चेतावनी देने जैसा है कि भैया आपने जो पिछले अपराध किए हैं उनके लिए हम आपको दंडित नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप भविष्य में ऐसे अपराध कृपया करके ना करें, इसलिए आपको हिरासत में लिया गया है। जैसे कि होता है ना कि चुनाव के पहले बहुत सारे जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है कि भैया ये चुनाव के दिन या चुनाव रिजल्ट के दिन कुछ ऊटपटांग ना करें, ठीक। इस तरह निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर एहतियाती होती है कि भैया इनको एहतियात के तौर पर अंदर कर लिया जाता है कि भैया जिससे सामाजिक हार्मनी बनी रहे, ठीक। अब चर्चा करते हैं अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, जो कि नॉर्मल कानून से संबंधित है। दूसरा निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है, ठीक। अब चर्चा करते हैं हम पहले भाग की कि भैया उसका विस्तार आखिर है क्या, ठीक। अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है निम्नलिखित अधिकार देता है कि मान लीजिए मैंने कोई नॉर्मल कानून तोड़ा है या कुछ किया है, तो वो मुझे मान लो लेने आए। अब मुझे क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं? मुझे अधिकार प्राप्त हैं कि भैया गिरफ्तार करने के आधार पर वो मुझे सूचना देंगे कि आपको इस चीज के लिए गिरफ्तार किया है। सही बात है ना कि भैया वो मुझे पकड़ने आए हैं, मुझे जानने का अधिकार तो है कि मैंने आखिर किया क्या है, ठीक। दूसरा विधि व्यवसाय से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार कि भैया जो वकील साहब लोग होते हैं कि भैया वकील साहब ऐसी ऐसी बात है, इन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया, आप मुझे बचाओ, ठीक। प्रतिरक्षा कराने का अधिकार है मेरे पास, ठीक। तीसरा दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट जो अदालत में हमें सजा सुनाते हैं, हमारे जज वगैरह हैं, उनके सामने 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर, मतलब यदि उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है और 24 घंटे के सामने मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करेंगे तो हो सकता है वो लोग भी सस्पेंड हो जाए, ठीक है ना। अब बात करते हैं चौथे की। दंडाधिकारी मतलब मजिस्ट्रेट या जज द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए
24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। कि भैया यदि दंडाधिकारी ने मुझे बिना अतिरिक्त निरोध, यानी उन्होंने मेरी कस्टडी को बढ़ाया नहीं है, तो 24 घंटे में मेरा रिहा होना एक अधिकार है कि भैया मुझे आप 24 घंटे में रिहा कर देंगे। साधारण कानून के तहत चल रही है बात, ध्यान रखिएगा, साधारण कानून के तहत। ठीक। और यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत, जो मैंने दूसरी व्यवस्था बताई निवारक हिरासत मामला, उससे संबंधित नहीं है। ये किसी विदेशी व्यक्ति के लिए नहीं है, निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए भी नहीं है। ठीक। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है कि अनुच्छेद 22 का प्रथम भाग जो है गिरफ्तारी और निरोध न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकार गिरफ्तारी, आयकर न देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता है। ठीक है। जो प्रथम भाग है वो 4 लोगों पर लागू नहीं होता है। कौन सा? गिरफ्तारी पर, जन अधिकार गिरफ्तारी पर, आयकर न देने पर गिरफ्तारी, विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता। इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्रकृति एवं कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर हो सकता है। कि भैया मान लीजिए कि प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर इसका प्रयोग हो सकता है। ठीक। अब बात करते हैं दूसरे भाग की। अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक, मतलब दंड के विषय में कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है कि भैया उनने कुछ गलत कर दिया होगा। ठीक। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। इसमें अब नागरिक भी आ गए और विदेशी भी आ गए। पहले में क्या थे? सिर्फ नागरिक थे, विदेशी नहीं थे। ठीक है। पहला, व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। ठीक। जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण ना बताए। ठीक है। कि भैया व्यक्ति की जो हिरासत है वो सिर्फ 3 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। 3 महीने तक आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक। और यदि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण दे दे कि भैया इनकी हिरासत बढ़ाई जाए, और यदि वो संतुष्ट नहीं है तो उनको छोड़ा भी जा सकता है पहले भी। ठीक है। और ये जो सलाहकार बोर्ड है इसमें जो ऐसा नहीं कि उनने अपना आपस में कुछ बोर्ड बनाया और उसको सलाह करी और उनको हिरासत बढ़ा दी, ऐसा नहीं। उसमें होंगे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। सलाहकार बोर्ड में होते हैं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ठीक। दूसरे की बात करते हैं निरोध का आधार। जिन आधार पर उनने आपको रोका है, व्यक्ति को बताया जाना चाहिए कि भैया हमें आखिर आपने रोका किस लिए है। हालांकि कुछ सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। कि भैया कोई सार्वजनिक हित है, मान लो, उसको बताना जरूरी नहीं है, वो बताने से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसलिए इसको वो लोग छुपा भी सकते हैं। ठीक। तीसरे की बात करते हैं, निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। कि भैया जिसको उन लोगों ने रोका है उसके पास यह अधिकार है कि वह चाहे तो कोर्ट में जा सकता है, चाहे तो वकील से मिल सकता है और उसको बोल सकता है कि भैया हमें बचा लो। ठीक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 संसद को भी यह बताने के लिए अधिकृत करता है। कौन सी बातें? कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किस व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 माह से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना विरुद्ध नहीं किया जाएगा। कि भैया संसद को यह बताना पड़ेगा कि भैया आपने जो है किसी को 3 माह से ज्यादा आपने उसको हिरासत में ले लिया है और आपने सलाहकार बोर्ड से सलाह ली नहीं है, तो ये भी उनको बताना पड़ेगा। दूसरा, बात करते हैं दूसरे की कि अनुच्छेद 22 द्वारा सरकार से या संसद से यह भी पूछा जाएगा कि किस वर्ग को कितनी अधिकतम अवधि के लिए किस व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कौन सी विधि है जो आप बना रहे हैं उसके अधीन विरुद्ध किया जा सकेगा। ठीक। तीसरे की बात करते हैं, जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया की भैया जो सलाहकार बोर्ड है
वो कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा। ठीक, अब बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड के 3 माह से 2 माह कर दिया था कि भैया ठीक है, आप एक काम करें, इसको 3 माह से कम करके 2 माह कर दें। ठीक, 3 माह से कम करके 2 माह कर दें। लेकिन यह व्यवस्था अब भी प्रयोग में नहीं आई है। अभी भी भैया निरोध की जो मूल अवधि है वो 3 माह ही चल रही, जबकि उन्होंने 2 माह कर दी है, फिर भी 3 ही माह चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं जो संविधान ने हिरासत के मामले में वैधानिक शक्तियों को संसद एवं विधानमंडल के बीच में विभक्त किया है। संसद के पास निवारक, निरोध, रक्षा, विदेश मामलों एवं भारत की सुरक्षा के संबंध में विशेष अधिकार है कि भैया संसद का यह कर्तव्य है कि वह भारत की रक्षा करे। ठीक है, और इसलिए इसलिए संसद को विशेषाधिकार भी प्रदान किए गए हैं कि भैया आपको भारत की रक्षा करनी ही है। ठीक, संसद एवं विधानमंडल दोनों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की सुरक्षा मामले आदि पर हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार है कि भैया संसद और विधानमंडल दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, जिससे राज्य की सुरक्षा भी चलती रहे और देश की सुरक्षा तो हो ही। अब बात करते हैं हम निवारक निरोध कानून, जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है कि भैया संसद ये चाहती थी कि जो क्रिमिनल हैं उनको कैसे हम लोग निरोध कर सकें, उनको कैसे रोक सकें, उनको कैसे हिरासतों में लिया जा सके। तो संसद ने भी बहुत सारे नियम बनाए हैं। पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950, जो 1969 में समाप्त हो गया। ठीक, 1950 में बना, 19 साल चला और समाप्त हो गया। ठीक, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसको मीसा के नाम से भी जाना जाता है, ये 1971 में बना था, जिसे 1978 में निरस्त कर दिया गया। ठीक, तीसरे की बात करते हैं विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम, जिसे COFEPOSA कोफेपोसा भी बोला जाता है, जो कि 1974 में बनाया गया था। अब बात करते हैं चौथे की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नासा बोला जाता है जिसको, आप वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी मत समझ लेना नासा, ये एक नियम है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा, जिसे 1980 में बनाया गया था। बात करते हैं पांचवे की चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, PBMSECA, जो कि 1980 में फॉर्म किया गया था संसद के द्वारा। अब बात छठवें की आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम टाडा, ये बहुत नाम हो सकता है आपने कभी सुना भी हो। टाडा 1985 में बनाया गया था, यह 1995 में समाप्त हो गया या समाप्त कर दिया गया। ये 10 साल चला था टाडा। ठीक, अब बात करते हैं सातवें की स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण, जिसे PITNDPSA भी बोला जाता है। यह अधिनियम 1988 में सरकार द्वारा लाया गया। ठीक, बात करते हैं आठवें और आखिरी अधिनियम की, जो संसद द्वारा बनाया गया है, निवारक निरोध कानून की, जो संसद द्वारा बनाया गया है, आतंकवाद निवारण अधिनियम, जिसे पोटा भी बोला जाता है। ये दो जो मैंने आपको अधिनियम बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टाडा, एक पोटा, एक मीसा। इन तीनों के बारे में आप और जाके घर में विस्तार से पढ़िएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, बात करते हैं आठवें की आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा, जिसे 2002 में बनाया गया और 2004 में इसे निरस्त कर दिया गया। ठीक, और बात करते हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही खराब है कि विश्व में ऐसा कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं है, विश्व में ऐसा कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां भारत के समान संविधान के अंतरिम भाग में आंतरिक निरोध एवं निवारण संबंधी कानून की पूरी व्यवस्थाएं हों। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण की पूरी व्याख्या की गई हो। वो क्यों की गई है? वो इसलिए की गई है क्योंकि इतिहास से जो प्रिजनर्स हैं, मतलब ऐतिहासिक रूप से जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, इनके साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव होता रहा है।
अमेरिका में तो ये है ही नहीं, और ब्रिटेन में इन्हें तब दोबारा रखा गया जब प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई थी। ठीक, भारत में भी ब्रिटिश शासनकाल के समय यह व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए बंगाल राज्य कैदी विधेयक और 1818 एवं भारत की सुरक्षा अधिनियम 1939 में निवारक निरोध की व्यवस्था की। तो आज का वीडियो करते हैं हम यही समाप्त। अगले वीडियो में लड़ेंगे हम शोषण से वॉरियर की तरह, अनुच्छेद 23 में और अनुच्छेद 24 में। तो चलिए, थैंक यू।